15 अगस्त 1947। लगभग 2 सदियों की लंबी गुलामी झेलने के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया जब भारत ने अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ दिया। चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि इसके साथ ही देश के सीने पर एक गहरी, दर्दनाक लकीर भी खींच दी गई थी। अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इस बंटवारे से कुछ चुनिंदा नेताओं को सत्ता की कुर्सी मिल गई, लेकिन करोड़ों आम लोगों के हाथ में सिर्फ जख्म और बर्बादी आई। हजारों परिवारों को रातों रात अपना घर, खेत, रोजगार और अपना शहर छोड़कर अनजान जगहों की ओर भागना पड़ा। जो लोग अपनी मिट्टी से बंधे रहे और जाने को तैयार नहीं हुए, उन्हें हिंसा और कत्लेआम का सामना करना पड़ा। हर गली, हर मोहल्ले में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख अपनी जान बचाकर भारत आए, तो वहीं भारत से लाखों मुसलमान सरहद पार कर पाकिस्तान चले गए। हालात इतने भयावह थे कि जो लोग अपने परिजनों के साथ ट्रेन में सवार होते, अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले उनकी लाशें लौटतीं। आज़ादी की वो सुबह, जिसके लिए असंख्य क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को गले लगाया था, खून और आंसुओं में डूब गई। इस विभाजन में करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपने घर-बार से बेघर हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बंटवारा हुआ ही क्यों? जो हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? ब्रिटिश इंडिया के समय देश में कई रियासतें थीं, जहां राजा महाराजाओं का राज्य था और ब्रिटिश वहां अप्रत्यक्ष शासन करते थे। बाकी भारत पर उनका सीधा शासन था। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ 1857 में पहली बड़ी क्रांति भड़क चुकी थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उस समय एनफील्ड 55 राइफल आई थी, जिसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल गई थी। इससे दोनों समुदायों के सिपाहियों ने एक साथ विद्रोह छेड़ दिया। 1857 की क्रांति के बाद देश भर में जगह जगह आंदोलन हुए। बंगाल, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और बांग्लादेश शामिल थे, वहां विद्रोह की चिंगारी सबसे तेज थी। बंगाल के पश्चिम में हिंदू बहुसंख्यक थे, जबकि पूर्वी हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर हिंदू मुसलमानों की एकता बनी रही तो भारत पर राज करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी सोच के साथ 1903 में उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और बंगाल को बांटने की योजना बनाई, ताकि धर्म के नाम पर लोगों के बीच दरार डाली जा सके और वे आपस में उलझे रहें, अंग्रेजी राज्य को चुनौती न दे पाएं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का ऐलान किया, उन्होंने इसके पीछे प्रशासनिक सुविधा का बहाना दिया। पूर्वी हिस्से में, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, उन्हें यह समझाया गया कि इतने बड़े प्रांत के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ यहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन विभाजन के बाद यहां विशेष ध्यान दिया जाएगा। 20 जुलाई 1905 को इस योजना की घोषणा हुई तो बंगाल के लोगों में गुस्सा फैल गया। उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आम जनता की आवाज बन चुकी थी और इसके नेताओं ने भी इस फैसले का खुला विरोध किया। कांग्रेस जानती थी कि यह सब धर्म के आधार पर फूट डालने के लिए किया जा रहा है। भारी विरोध के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिमी बंगाल, जिसमें उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्से शामिल थे, और पूर्वी बंगाल, जिसमें असम को भी मिला दिया गया। इस बदलाव के बाद जो मुसलमान पहले पूरे बंगाल में अल्पसंख्यक थे, वे अब ईस्ट बंगाल एंड असम में बहुसंख्यक बन गए। यहां की आबादी करीब 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। वहीं पश्चिमी बंगाल की आबादी 5 करोड़ 40 लाख के आसपास थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। स्पष्ट था कि यह विभाजन किसी प्रशासनिक जरूरत के लिए नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान बहुल क्षेत्रों को अलग करने के लिए था, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सके। इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए
और विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन जल्दी ही देश भर में फैल गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बंबई और पुणे में प्रचारित किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी लहर उठाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विरोध के प्रतीक के रूप में अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों की आवाज बन गया। (1906) में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जहां पहली बार अंग्रेजों से स्वशासन की मांग रखी गई। हालांकि यह दौर एक नई समस्या की शुरुआत भी था। अब पूर्वी बंगाल में, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, कुछ नेताओं ने इस विभाजन को अपने लिए अवसर के रूप में देखना शुरू किया। पहले जो मुसलमान नेता कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे, वे अब अलग रुख अपनाने लगे। कुछ को लगने लगा कि पूर्वी बंगाल के कारण उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिक ताकत मिलेगी। यही नहीं, उनमें यह सोच भी भर दी गई कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है और आजादी के बाद सत्ता सिर्फ हिंदुओं के हाथ में होगी। इन विचारों ने अलगाव की नींव रखी और सितंबर 1906 में लखनऊ में एक बैठक हुई, जिसमें कई मुस्लिम प्रतिनिधियों ने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला किया, जो मुसलमानों की आवाज सीधे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। 1906 में लखनऊ में हुई बैठक के बाद मुस्लिम प्रतिनिधियों ने तय किया कि राजनीति से जुड़ी पाबंदियां हटाई जाए और एक नया संगठन बनाया जाए। यहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (AIML) की नींव पड़ी। इस नाम का सुझाव नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह बहादुर ने दिया। संस्थापकों में ख्वाजा सलीम उल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबी उल्लाह खान, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी जैसे नेता शामिल थे। लीग के पहले मानद अध्यक्ष बने सर सुल्तान मोहम्मद शाह। शुरुआत में मुस्लिम लीग दो मोर्चों पर काम कर रही थी। एक तरफ वह मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस से अपनी ओर खींच रही थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की नज़र में अपनी वफादारी साबित कर रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जब भी लीग मुसलमानों के अधिकारों या हितों की बात करती, अंग्रेज उसकी बात गंभीरता से सुनते। 1908 में अमृतसर में हुए अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र (सेपरेट इलेक्टोरेट्स) की मांग उठा दी। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार लागू किए, जिनके तहत यह व्यवस्था आ गई कि केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकेंगे। यह सीधा सीधा हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को गहरा करने का तरीका था। यहीं से देश में सांप्रदायिक राजनीति ने आधिकारिक रूप से जन्म लिया। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसे लागू कर दिया। अलग निर्वाचन व्यवस्था पाकर मुस्लिम लीग ने न केवल कांग्रेस को राजनीतिक और वैचारिक झटका दिया, बल्कि बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमानों का समर्थन भी जीत लिया। ब्रिटिश इस बंटवारे की रणनीति से बेहद खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। 1911 में अंग्रेजों ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को फिर से मिला दिया, लेकिन बंगाल का जो टुकड़ा टुकड़ा करने का बीज वो बो चुके थे, वह पनप चुका था। इसी बढ़ती दूरी को पाटने के लिए एक मुस्लिम कांग्रेस नेता मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए। 1913 में वे कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिम लीग से भी जुड़ गए। उनका सपना था कि दोनों पार्टियां मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हों। उनकी कोशिशों से 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रांतीय विधानसभाओं में भागीदारी दी जाएगी, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन करने पर सहमति जताई। इस समय जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। यहां तक कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कह दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में
यही जिन्ना देश के बंटवारे की सबसे मजबूत आवाज बनेंगे। 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो यह मूल रूप से तुर्की के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू की गई कठोर शर्तों का विरोध था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सच में एकता चाहती है तो उसे इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस भी शामिल हो गई और देश भर में जगह जगह सभाएं कर लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया। एक बार फिर हिंदू और मुसलमान नेता एक मंच पर थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना न तो खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे और न ही गांधी जी के तरीकों से सहमत। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो जिन्ना ने इसका खुला विरोध किया और इसी साल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगता था कि यह तरीका सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है और मुसलमानों के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। खिलाफत आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ और इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की लहर भी कमजोर पड़ गई। मुस्लिम लीग मुसलमानों की ताकत के रूप में उभर रही थी, जबकि कांग्रेस अब भी अपने धर्मनिरपेक्ष एजेंडा पर डटी हुई थी। दूसरी ओर हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों ने हिंदुओं के अधिकारों की जोरदार वकालत शुरू कर दी। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। अब बातचीत देश से ज्यादा अपने अपने धर्म की सुरक्षा और अधिकारों पर होने लगी। आपसी अविश्वास इतना गहरा हो गया कि कई शहरों में दंगे भड़क उठे। कांग्रेस के भीतर भी बदलाव साफ दिखने लगे। 1921 में जहां इसके मुस्लिम प्रतिनिधि 11% थे, 1923 तक यह घटकर 4% से भी कम रह गए। कई मुस्लिम नेता लीग में चले गए और कांग्रेस के फैसलों में अड़चनें डालने लगे। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस, संघीय ढांचा और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जैसे प्रस्ताव थे। मुस्लिम लीग ने इसका तीखा विरोध किया। उन्हें सबसे बड़ी आपत्ति संयुक्त निर्वाचन पर थी, क्योंकि इससे मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती थी। यहां तक कि जिन्ना भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। 1929 में दिल्ली में हुए लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 14 सूत्रीय मांगे पेश की। सभी विधानसभाओं और निर्वाचित निकायों में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व, किसी भी मुस्लिम बहुल प्रांत को अल्पसंख्यक में बदलने पर रोक, सरकारी नौकरियों और स्वशासी संस्थाओं में उचित भागीदारी और केंद्र व राज्य मंत्रिमंडल में 1/3 सदस्य मुसलमान हों। इन मांगों को जिन्ना के 14 पॉइंट्स कहा गया, जो आगे चलकर लीग के राजनीतिक एजेंडे की बुनियाद बने। लेकिन कांग्रेस ने इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया। नाराज जिन्ना ने घोषणा कर दी कि अब उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होगा और राजनीति से भी उनका मन उठने लगा। 1929 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया और 1930 में लंदन चले गए। उनके बाद मुस्लिम लीग की कमान अल्लामा इकबाल के हाथों में आई। वही इकबाल जिन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति गीत लिखा। लेकिन दिसंबर 1930 में इकबाल ने एक भाषण दिया जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य बनाया जाना चाहिए। यहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी का बीज बोया गया। कुछ साल बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने अब या कभी नहीं नामक पैम्फलेट प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने न केवल इकबाल के सुझाए प्रांतों को जोड़ा, बल्कि कश्मीर को भी शामिल किया और इस नए मुस्लिम देश का नाम रखा पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट शुरू की और इसी नाम से एक अखबार भी निकाला ताकि इस विचार को फैलाया जा सके। धीरे धीरे यह सोच मुस्लिम समाज में लोकप्रिय होने लगी कि हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति इतनी अलग है कि वे एक देश में साथ नहीं रह सकते, चाहे वे सदियों से साथ क्यों न रहते आए हों।
कांग्रेस नेताओं ने इस विचार का पुरजोर विरोध किया, लेकिन हालात बदलने लगे थे। 1935 में जिन्ना भारत लौटे, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। जो नेता कभी संयुक्त धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते थे, वे अब अलग मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक बन चुके थे। गांधी जी से उनके मतभेद पहले से थे और अब जवाहरलाल नेहरू से भी दूरियां बढ़ गईं। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया, जिसके तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। मुस्लिम लीग को करारी हार मिली, वह किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई, यहां तक कि पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नहीं। निराश मुस्लिम नेताओं में एक बार फिर अलग राष्ट्र की मांग तेज होने लगी। 28 मई 1937 को अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को एक पत्र लिखा, जिसमें साफ कहा गया, बिना स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के इस देश में इस्लामी कानून और उसका विकास असंभव है। अगर ऐसा न हुआ तो यहां गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। इकबाल ने जून 1937 में एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश अधिकारी भी मान चुके हैं कि भारत की एकता अब मुश्किल है और बंटवारा ही समाधान है। इस समय तक जिन्ना का रुख पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने मुस्लिम लीग के मंच से पाकिस्तान की मांग को आक्रामक रूप से प्रचारित करना शुरू किया, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। यह विचार तेजी से फैलाया गया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने अपने भाषण में कहा, भारत में हिंदू आबादी ज्यादा है और लोकतंत्र में सत्ता हमेशा बहुमत के पास होगी। ऐसे में मुसलमानों के साथ हमेशा भेदभाव होगा, इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए। यहीं से पाकिस्तान आंदोलन ने एक मजबूत और संगठित रूप लेना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार को सैकड़ों हजार सैनिकों की जरूरत थी। वे भारत का समर्थन चाहते थे, इसीलिए 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए और कांग्रेस से बातचीत शुरू की। उनका मकसद था युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के बदले भारत को कुछ रियायतें देना। कई नेता इस सहयोग के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने ब्रिटिशों की मदद के बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। जब अंग्रेज इस पर सहमत नहीं हुए, तो गांधी जी ने अगस्त 1942 में करो या मरो का नारा देते हुए क्विट इंडिया आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन आग की तरह पूरे देश में फैल गया। गांव-गांव, गली-गली लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग ने अलग रास्ता चुना। जिन्ना और उनकी पार्टी ने न केवल युद्ध में ब्रिटिशों का बिना शर्त समर्थन किया, बल्कि मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन में भाग न लें। अंग्रेजों के लिए स्थिति साफ थी। एक तरफ थी कांग्रेस, जो उन्हें देश से निकालना चाहती थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जो उनकी हां में हां मिला रही थी। ब्रिटिश धीरे धीरे लीग की पाकिस्तान वाली मांग को अनकहे शब्दों में बढ़ावा देने लगे, जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान लीग को अपने प्रचार का सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने खासकर पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग देश की मांग को जन जन तक पहुंचाया। 1944 में गांधी जी को साफ दिखने लगा कि देश के दो टुकड़े होने की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने जिन्ना से मुलाकात कर समझाने की कोशिश की, यहां तक कि एक बार उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर वे देश का बंटवारा छोड़ दें तो उन्हें आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जिन्ना अपनी मांग पर अडिग रहे। दिसंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन युद्ध से थक चुका था और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उधर भारत में बढ़ते आंदोलनों ने भी ब्रिटिश सरकार का जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सत्ता किसको सौंपी जाए। कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अड़ी हुई थी। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया और 87% मुस्लिम सीटें जीत लीं। जिन्ना ने इसे पाकिस्तान की मांग के लिए जन समर्थन का सबूत बताया। शिमला सम्मेलन में
दोनों दलों को साथ लाने की कोशिश हुई, लेकिन घंटों की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा, भारत को बिना बंटवारे के स्वतंत्र किया जाए, लेकिन प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाए। ग्रुप ए मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे। ग्रुप बी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान, मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ग्रुप सी बंगाल और असम, यहां भी मुस्लिम आबादी अधिक थी। जिन्ना, जो पहले पाकिस्तान से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इस योजना से खुश हो गए। उन्हें लगा कि इससे उन्हें पाकिस्तान से भी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह प्रांतों का धार्मिक आधार पर ग्रुप बनाना स्वीकार नहीं कर सकती थी। बातचीत विफल हुई और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। जिन्ना को लगने लगा कि अब केवल दबाव बनाकर ही वे पाकिस्तान पा सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हमें भी मंजूर है। या तो हमें बंटा हुआ भारत मिलेगा या फिर बर्बाद भारत। इस ऐलान ने देश में खून खराबे की आग भड़का दी। सबसे पहले कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, मुस्लिम लीग नेता, पर आरोप लगे कि उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी। मकसद साफ था, कलकत्ता से हिंदुओं को खत्म या भगा देना, ताकि यह इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। पुलिस को निष्क्रिय कर दिया गया और शहर में नरसंहार शुरू हो गया। पहले दिन ही हजारों लोग मारे गए, जिसके जवाब में हिंदू समूह भी हिंसा पर उतर आए। यह खूनी खेल इतना भयानक था कि इतिहास में इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना गया। हिंसा यहीं नहीं रुकी, ये बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तक फैल गई। देश खून से लथपथ था और विभाजन की मांग और मजबूत हो गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल को भी लगने लगा कि शायद बंटवारा ही एकमात्र रास्ता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली पहले ही तय कर चुके थे कि जून 1948 तक वे भारत छोड़ देंगे। मार्च 1947 में नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उन्होंने पहले डिकी बर्ड प्लान पेश किया, लेकिन सहमति न बनने पर जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान रखा। इसमें साफ लिखा था, भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दोनों को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी आजादी होगी और अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए लागू किया गया। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद से पारित हुआ और रॉयल असेंट मिल गया। इसके तहत पंजाब और बंगाल का बंटवारा तय हुआ। ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल भारत में, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ने भी पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। इस तरह सिंध, NWFP, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और कुछ अन्य इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बना। सभी रियासतों को यह अधिकार मिला कि वे भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने में से कोई विकल्प चुन सकती है। स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय हुई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन एक ही दिन दोनों देशों में सत्ता हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आजादी के दिन तक भी सीमा रेखा तय नहीं हुई थी। जून 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में बाउंड्री कमीशन बना, जिसने केवल 5 हफ्तों में कागज के नक्शे पर लकीर खींच दी। यह थी रेडक्लिफ लाइन। 17 अगस्त 1947 को इस सीमा को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, जिसने भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और भारत। उस समय संचार के साधन इतने सीमित थे कि लाखों लोगों को यह भी पता नहीं चला कि वे किस देश में हैं। एक झटके में हजारों गांव और लाखों घर दूसरी तरफ चले गए। पाकिस्तान से हिंदू और सिख अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए तो भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए। लेकिन यह यात्रा मौत के समंदर को पार करने जैसी थी।
हर जगह सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी और लाखों लोग मारे गए। कितने बेघर हुए, इसकी सही गिनती आज तक नहीं हो सकी। आजादी का जश्न खून और आंसुओं में डूब गया। यह विभाजन का ऐसा जख्म था जो 7 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं भर सका। इसके बाद भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ निश्चय से ज्यादातर राज्यों को भारत में मिला लिया। कुछ रियासतों में मामला जटिल था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में विलय के लिए सहमत हुए। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जबकि अधिकांश जनता भारत में रहना चाहती थी। पटेल ने सैन्य और राजनीतिक दबाव डालकर इसे भारत में मिलाया। हैदराबाद के निजाम ने भी झिझक दिखाई, लेकिन ऑपरेशन पोलो के जरिए इसे भी भारत का हिस्सा बनाया गया। मणिपुर और भोपाल ने 1949 में भारत में विलय किया।